नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके चैप्टर नंबर 2 बिलियन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। आज का चैप्टर है जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आपके इस पूरे के पूरे वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन टू लाइन पूरा की पूरा समझ समझ के पढ़ेंगे। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस पूरे वीडियो के खत्म होने तक हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक एक लाइन सहित पूरा की पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के एंड में हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपने सुझाव हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोला गया है कि शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी बिलियन में घटित होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा शरीर होता है वो उसमें क्या होता है, जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो क्या करता है आपके, जो उसमें सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आपको देखिए जो ये प्रस्तावना है इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। तो देखिए सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। अधिकांशतः ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। इनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल, पीतल होता है आपके कॉपर प्लस जिंक, यहाँ पर कॉपर प्लस निकल लिख रखा है। तो पीतल होता है आपके कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण के गुण। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बना रहता है आपके कॉपर जिंक में निकल का मिश्रण होता है। अथवा कांसा, कांसा होता है आपके कॉपर एवं टिन का मिश्रण से अलग होते हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 1 ppm मात्रा में दंत क्षरण को रोकती है, जबकि इसकी 1.5 ppm मात्रा दांतों के कर्बूरित पीलेपन होने का कारण होती है। तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता अधिक जहरीली हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो हमने पहले भी कहीं पढ़ी हुई है, याद कीजिए। जो आपका चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 में पर्यावरणीय रसायन, वहाँ पर ये सेम लाइन है कि फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 1 ppm दंत क्षरण को रोकती है, और 1.5 से अधिक होने पर यह दांतों के लिए पीलेपन का कारण बनती है। तो देखिए जो आपके फ्लोराइड है वो पीने के पानी में अच्छा भी रहता है, लेकिन जब आप उसको सोडियम के साथ में मिला करके सोडियम फ्लोराइड बना देते हो तो क्या होता है, वो जहर बन जाता है, जिससे चूहे मर जाते हैं। तो इससे इंसान भी मर सकते हैं। अंतःशिरा इंजेक्शन में हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जो रक्त की प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है। इत्यादि कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके बिलियन के कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। आगे बोला है कि इस एकक में हम मुख्यतः द्रव्य विलयनों तथा उनके बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुणों जैसे कि वाष्प दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों उसका अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे और फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विलयनों के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। यानी कि विलयन में से जो आपका कोई सी भी जगह जाकर के कहीं से भी कोई सा भी सैंपल ले लीजिए, उसका जो संगठन है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है, यानी कि जो घुलने का कार्य करता है। पानी और नमक के मिश्रण में जो आपका पानी होगा वो क्या हो जाएगा, आपके विलायक हो जाएगा। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। सही बात है, क्योंकि आपके जो जो आपका विलयन होता है वो क्या होता है, आपके पानी और नमक का विलयन कैसा होता है, आपके द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि उसमें पानी लिक्विड अवस्था में रहता है जो कि विलायक रहता है। जिसमें विलयन विद्यमान होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थिति या एक से अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। यानी कि जो घुले हुए पदार्थ रहते हैं उनको विलय बोला जाता है। आपके NaCl क्या हो जाएगा, आपके विलय, और आपके पानी क्या हो जाएगा, विलायक। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयनों जिनमें दो अवयवों का अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है, जिनका संक्षिप्त वर्णन सारणी 2.1 में दिया गया है। तो सारणी 2.1 को आप देखेंगे तो सारणी 2.1 देखिए। सारणी 2.1 में आपको क्या बताया गया दोस्तों, देखिए सारणी 2.1 के अंदर विलयनों के प्रकार बताए गए हैं, विलय बताए गए हैं, विलायक बताए गए हैं, और सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। जब आप देखेंगे विलय, विलायक और उनके जो सामान्य उदाहरण है, तो चलिए देखिए गैसीय विलयन में क्या होता है, दो गैसीय विलयन भी, इसमें विलय गैस हो सकता है, विलायक गैस हो सकती है। गैस का गैस में विलयन तो यह जाएगा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। द्रव का गैस में विलयन, तो इस प्रकार से आप इस पूरी की पूरी सारणी को एक बार रीडिंग लगा लेंगे। अब आगे बोला गया है आपको कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयनों की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता मतलब यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझेंगे सांद्रता क्या है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा है, अथवा ये सांद्र, सांद्र यानी कि गाढ़ापन जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं दूध,
दूध थोड़ा सांद्र है, पानी क्या है, थोड़ा तनु है, क्योंकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, पानी थोड़ा तनु रहता है। अर्थात बलि की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा, परंतु वास्तविकता में हम इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों ये भ्रम उत्पन्न करने वाला है। उन्हीं को तो शहद बहुत गाढ़ा रहता है, लेकिन वो सांद्रता नहीं होती दोस्तों, वो श्यानता होती है। तो सांद्रता क्या चीज होती है, चलिए देखते हैं। अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए W/W द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं कि विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w बटे विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, तो ये जाएगा आपके अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 100। 100 क्या लगाया, प्रतिशत निकालने के लिए। उदाहरण के तौर पर यदि विलयन का वर्णन जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए, आपको बोला गया है कि 10 जल के अंदर 10% ग्लूकोज है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जल के अंदर 10, देखिए 10 यानी कि 10 ग्राम तो क्या है आपके ग्लूकोज है, और 100 ग्राम में से आपके जो 90 ग्राम है वो क्या है, पानी है। तो मतलब कि 10 बटे 10 प्लस 90। अब विलयन में क्या होता है, विलयन में होता है विलेय प्लस विलायक। विलायक क्या है 90 ग्राम, विलेय कितना है 10। इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घुलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। अब द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। आगे हम पढ़ेंगे वो है आयतन प्रतिशत B/V। पहले हमने पढ़ा था W/W। W का मतलब होता है वेट, V का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन प्रतिशत को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि देखिए अवयव का आयतन प्रतिशत, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100। तो सेम बात है, अवयव का आयतन ले लेंगे आप, ऊपर नीचे ले लेंगे आप, विलयन का कुल आयतन इंटू 100 कर देंगे। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य है कि जो आपका 10 ml एथेनॉल है ना, उसको आपने क्या किया 90 ml जल के अंदर घोला है, तो 10 + 90 तब जाकर के इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपके 10%। तो 10 ml एथेनॉल को इतनी जल में इतना घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाए। द्रव्य विलयनों को सामान्यतः इस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एथिलीन ग्लाइकोल का 35% B/V विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। इस सांद्रता पर इमरोदी जल के मांग को 255.4 केल्विन माइनस के 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो जो आपका विलयन होता है वो आपके वाहनों के इंजन में कूलेंट जिसको आप बोलते हैं उसके तौर पर ये काम आता है। द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत W/V एक अन्य इकाई मात्रक जो औषधि व फार्मेसी में सामान्य उपयोग में आती है वह है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, ऊपर आ जाएगा आपके द्रव्यमान, नीचे आ जाएगा आपके आयतन इंटू 100। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। अवयव के भागों की संख्या, ये तो आपके ppm है दोस्तों, तो ये W/V क्या हो जाएगा आपके द्रव्यमान, ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन इंटू 100। अब पार्ट्स पर मिलियन जिसको आप बोला जाता है इंग्लिश में ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि प्रत्येक 10 लाख में भाग कितना होता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म सांद्रता होने पर, बहुत ही कम सांद्रता होने पर काम में लिया जाता है। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन ppm में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। पार्ट्स पर का मतलब होता है प्रति मिलियन। अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶, यानी कि 10 लाख में से 10 लाख में होते हैं 10⁶, उसमें से अवयव के कितने भाग हैं। यदि आपका मतलब है कि 5 ppm है तो 10 लाख में से उसके 5 भाग हैं अवयव के अंदर, ये कहा जाता है। प्रतिशत की भांति ppm पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन में प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 लीटर यानी कि 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। कितनी होती है, 6 × 10⁻³ ग्राम, बहुत ही कम है। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ समुद्री जल यानी कि 5.8 ppm से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके 5.8 ग्राम क्या है, आपके ऑक्सीजन घुली हुई है 1 मिलियन में। तो इसको क्या बोलेंगे आप, 5.8 ppm, यानी कि 10 लाख में आपके 5.8 ही आपके क्या है ऑक्सीजन के अणु हैं। जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय माइक्रोग्राम प्रति ml या ppm में प्रदर्शित किया जाता है।
आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलंस, जिसको आप मॉलंस बोलते हैं, मॉल बिंड बोलते हैं या फिर मॉल प्रवास बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। इसको व्यक्त किया जाता है एक्स की सहायता से, कभी कभी इसको कैपिटल एक्स की सहायता से भी व्यक्त किया जाता है कुछ इस प्रकार से। एक्स को सामान्यतः मॉल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। एक्स के दाईं और नीचे लिखी हुई संख्या उसके अवयव को प्रदर्शित करती है, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे एक्स ए यानी कि ए के मॉल, यदि आप लिखेंगे एक्स बी तो बी के मॉल अंश, तो जो यहाँ पे नाम होता है उसका मतलब होता है इसके मॉल अंश। तो अवयव का मॉल अंश क्या होगा, देखिए मॉल अंश का मतलब है अवयव के मॉल बटे कुल मॉल बिलियन के, तो अवयव के मॉलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मॉलों की संख्या। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बिलियन क्या है, द्विअंगी है, जिसमें दो ही पदार्थ हैं ए और बी, उनके मॉल हैं एन ए बाई एन बी हो, तो एक्स ए का मतलब है ए की मॉल बिन, तो ए के मॉल बटे कुल अवयव के मॉल, तो एन ए प्लस एन बी। तो आई अवयवों वाले बिलियन में क्या हो जाएगा आपके एन आई अपॉन समेशन ऑफ, देखिए एन आई अपॉन एन वन प्लस एन टू एन आई, तो इसको लिख सकते हैं आप समेशन ऑफ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आपके एन आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई, कुछ इस प्रकार से ये दर्शाया जा सकता है कि बिलियन में सभी उपस्थित सभी अवयवों के मॉल अंशों का योग एक होता है, अर्थात x1 प्लस x2 से लेके xi तक इसका मान आता है 1। तो आप कह सकते हैं कि जो मान लीजिए आपके पास बिलियन में 3 प्रकार के अंश हैं, तो आपके 3 प्रकार के अंश हैं क्या हैं, a b और c। तो a की मॉल बिन, b की मॉल बिन और c की मॉल बिन का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। अगर 4 होंगे तो x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स टी का मान 1 होगा। ये याद करने योग्य चीज़ है। मॉल अंश इकाई बिलियनों के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे बिलियनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में, तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी होता है। ये कुछ सवाल हैं जिनको आप जो हमने ऊपर की थ्योरी पढ़ी है उसकी सहायता से कर सकते हैं। आगे बोला गया है आपको मॉलरता, देखिए इसका नाम क्या है, मॉलरता। मॉलरता याद रखिए रता, और एक और आएगी आपके मॉललता, उसमें आता है लता। तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मॉलों की संख्या को उस बिलियन की मॉलरता कहेंगे। तो देखिए 1 लीटर बिलियन, तो बिले के मॉलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये हो जाएगी आपके मॉलरता। उदाहरण के तौर पर आपको बोला गया है कि 0.25 मॉल प्रति लीटर, यानी कि 0.25 NaOH का जो बिलियन होता है उसका तात्पर्य होता है कि आपके 1 लीटर NaOH के बिलियन में क्या होता है, आपके केवल उसके जो कितने हैं 0.25 मॉल घुले हुए हैं, इतने मॉल उसमें घुले हुए हैं, 0.25 जिसको आप सही उच्चारण में बोलेंगे तो NaOH के 0.25 मॉल को 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर बिलियन में घोला गया, ये इसका मतलब होता है। इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि उस बिलियन की मॉलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ। तो देखिए आपके क्या है 5 ग्राम NaOH, तो NaOH का भार कितना होता है आपके, NaOH का भार होता है 40, तो 5/40 तो ये आ जाएगा आपके 1/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.125, इतने तो क्या है आपके NaOH के मॉल आ जाएंगे। अब मॉलरता क्या होती है, बिले का जो बिले के मॉल होते हैं बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यहाँ पर आपको किस में दिया गया है, ये ml में दिया गया है 450। जब आप इसको ml में बदलेंगे तो किससे 10⁻³ से भाग देंगे, ये ऊपर जा करके चेंज हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका माना जाएगा आपके 0.278 मॉल प्रति लीटर। प्रति लीटर की जगह आप लिख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब। अब हम पढ़ेंगे मॉललता। देखिए मॉलरता और मॉललता अलग अलग चीज़ है। तो मॉललता इसमें आता है दोनों लय। किसी बिलियन की मॉललता क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित बिले के मॉलों की संख्या को के रूप में परिभाषित की जाती है। देखिए यहाँ पर नीचे हर में आ रहा था आपके क्या आ रहा था, बिलियन, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके विलायक। बिले के मॉल बटे विलायक का आयतन, जो विलायक का द्रव्यमान है वह किलोग्राम में, बिले के मॉल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यहाँ पर आयतन नहीं आ रहा। एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 मॉल प्रति किलोग्राम यानी कि 1 mkcl स्मॉल एम, उसको व्यक्त किया जाता है मॉलरता को बड़े एम से, मॉलरता को स्मॉल एम से। स्मॉल एम के सी एल एक, देखिए 1 mkcl का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मॉल यानी कि 74.5 ग्राम kcl को 1 किलोग्राम जल में घुला गया है। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की प्रत्येक विधि के अपने अपने गुण एवं अपने अपने दोष होते हैं। आगे बोला गया आपको कि द्रव्यमान प्रतिशत ppm मॉलंस अथवा मॉललता ताप पर निर्भर नहीं करते। एक तो आपके द्रव्यमान प्रतिशत, एक होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और एक होता है मॉलंस और एक मॉललता। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मॉलरता ताप पर निर्भर करती है। कारण क्या है, इनमें सब में आता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का ताप से कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन मॉलरता में आता है आयतन, और आयतन क्या होता है ताप बढ़ाने पर बदल जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, सही बात है, जबकि द्रव्यमान नहीं। तो ये लाइन आपकी यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है विलेयता। विलेयता का मतलब है आपके डिजोल्विटी, किसी चीज़ को घोलने की क्षमता। विलेयता क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ये विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। आइए हम इन कारकों के प्रभावों का अध्ययन ठोस अथवा गैस की द्रवों में विलेयता पर करें। देखिए प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता, जैसे कि सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते। दूसरी ओर नेप्थलीन व एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते। ये देखा गया है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायकों में। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान हो। तो आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर आ रही है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। आप इसको याद कर लेंगे। ध्रुवीय 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 में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, आप याद रखेंगे। देखिए जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है और यह प्रक्रिया विलानीकरण घुलना कहलाती है। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर होगी और गतिक साम्य की प्रावस्था पहुंच जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप व दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। विलेय प्लस विलायक क्या हो जाता है, आपके विलयन बन जाता है। तो दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे हम कि जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त का मतलब होता है शांत होना। तो आपके पास कोई ऐसा विलयन है जिसमें आप दिए गए टेम्परेचर और दिए गए प्रेशर पर और अधिक विलेय को, यानी कि और अधिक कोई भी चीज नहीं घोल सकते, उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। एवं वह विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर अधिक विलेय को घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त का मतलब ही वो शांत नहीं हुआ, उसमें आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। संतृप्तता आप जानते हैं, संतृप्तता असंतृप्तता क्या होती है, हिंदी में हम इसको कई बार पढ़ते आए हैं। वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है संतृप्त विलयन कहलाता है एवं इसमें विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। तो विलेयता क्या होगी संतृप्त विलयन में, जब आप देखिए आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में शक्कर घुलते गए घुलते गए घुलते गए, एक मात्रा ऐसी आएगी जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी और उस समय जितनी शक्कर घुली रहेगी ना उस 1 लीटर पानी के अंदर वो उसकी विलेयता कहलाएगी। तो ये यहाँ पर बोला गया है। पहले हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ में दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक ताप एवं दाब पर भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ताप का प्रभाव देखिए, ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है हम पढ़ेंगे। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समीकरण 2.10 में इसको आपको समझाया गया है। 2.10 आगे दिया गया है। देखिए इसमें उसका हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गतिक साम्य होने के कारण लाशतोलीय नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए और यदि यह ऊष्माक्षेपी डेल्टा एच विलयन लेस देन 0 हो तो विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसा प्रयोगात्मक रूप से भी देखा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 तो इसको बोला जाता है आपके, जब आप क्या करेंगे आप उसमें ऊष्मा देंगे तो इसको बोला जाएगा ऊष्माशोषी। जब उसमें से ऊष्मा निकलती हो डेल्टा एच का मान क्या हो, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। दाब का प्रभाव बोला गया है आपको। देखिए ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ठोसों को मिलाएंगे तो दोस्तों ठोसों का दाब से तो कोई असर ही नहीं है। आप बर्फ पे कितना भी दाब लगा दो कुछ नहीं होगा, पत्थर पर कितना भी दाब लगा दो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि गैस पे दाब लगाओगे तो अंतर आएगा। देखिए ठोसों पर कोई असर नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः प्रभावित रहते हैं। यह बात तो सही है। सेकंड पढ़ेंगे आप गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव। देखिए बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब पर द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है।
दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। चित्र 2.1 का देखिए पहले क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ कम मात्रा में गैसें थी, लेकिन जब जैसे ही आप इस पर दाब बढ़ाएंगे, ये दाब बढ़ा दिया आपने, देखिए गैस कितनी अधिक घुल गई, आप देख सकते हैं। चित्र 2.1 क्या में दर्शाए गए गैसों के विलयन के एक निकाय का पी दाब एवं टी ताप पर अध्ययन करते हैं, जिसका निचला भाग विलयन है एवं ऊपरी भाग गैसीय है। मान लें ये निकाय गतिक साम्य में, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने पर उसमें से निकलने की गति क्या समान है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। इससे विलयन के ऊपर स्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। अतः विलयन पर दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ती है। देखिए ये आपके गैस अलग है, ये वाला पार्ट गैस है, ये आपके लिक्विड है। जब आप क्या करेंगे, इसमें दाब बढ़ाएंगे तो देखिए जो गैस है वो क्या लिक्विड में घुलती जाएगी। ये देखिए ये घुल गई, ये घुल गई, बहुत ज़्यादा घुल गई। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। तो इससे संबंधित कुछ प्रयोग हुए थे, उनको देखेंगे। आपकी सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब दोस्तों हेनरी ने क्या कहा था आप समझेंगे। उसने कहा था कि इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने, जो कि हेनरी के समकालीन था, उसी टाइम का था, उसने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, आंशिक दाब। यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो ये कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। सामान्य रूप से हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी कि उसके समानुपाती होता है। अर्थात ये कुछ इस प्रकार से बोला गया है दोस्तों, आप देखेंगे हेनरी ने क्या कहा था। देखिए हेनरी ने कहा था कि किसी विलयन का जो वाष्प अवस्था में किसी विलयन का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P समानुपाती होता है उस विलयन के क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती। मोल अंश को आप किससे व्यक्त करते हैं, x से। जब आप समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा जिसको बोलेंगे आप KH, जो होता है आपके हेनरी स्थिरांक। और इस प्रकार से ये आपका समीकरण आ गया P इक्वल टू KH इंटू x क्या है यहाँ पर मोल भिन्न। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मोल अंश के मध्य आरेख खींचे तो चित्र 2.2 में दर्शाया गया। तो आपको बोला गया आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य आरेख खींचे तो ये आ जाएगा आपके y इक्वल टू mx, एक सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा ये। तो आप देखेंगे एक सरल रेखा है जो कि कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर के ये रही। आगे बोला है कि सामान्य ताप पर भिन्न गैसों के लिए KH के मान भिन्न भिन्न होता है। सारणी 2.2 में ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, इसमें सभी के लिए अलग अलग है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो KH का जो हेनरी स्थिरांक है उसका मान किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो समीकरण 2.11 से स्पष्ट है कि दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। यानी कि जितना अधिक KH का मान होगा विलेयता उतनी कम होगी। कारण क्या है, देखिए KH जितना ज़्यादा होगा विलेयता उतनी कम होगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारणी 2.2 से देखा जा सकता है कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान क्या होता है, बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। यही कारण है कि जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि यदि उसका गर्म जल है उसका टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, और ठंडे जल का टेम्परेचर कम होता है तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन घुली रहती है, इसलिए वहाँ पर जीवन आसान रहता है ठंडे जल के अंदर। तो KH का मतलब ये निकाल सकते हैं कि KH का मान जितना अधिक होगा तो गैस की जो विलेयता है द्रव के अंदर वो उतनी कम होगी। तो आप इसको याद रखेंगे इस लाइन को। आगे हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें क्या उपयोग होते हैं। हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग हैं। ये कुछ जैविक घटनाओं को समझाता है, इनमें से कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। इस प्रकार देखिए सोडा जल एवं शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो आपके पेप्सी होती है, कोका कोला होती है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं, उनमें ये आपके क्या होता है, काम आता है ये वाला नियम। और ये काम आता है गोताखोरों को। गोताखोरों को किस तरह से काम आता है आप देखिए कि गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। आगे बोला है आपको कि अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है।
जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ये केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देता है जिसे बैंड्स कहते हैं इंग्लिश में। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। बैंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। 11.7% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थान से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण जो आपके पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, जिसको आप आरोहक बोलते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टतया सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं, याद रखेंगे आप। ताप का प्रभाव बोला गया है। देखिए ताप किस प्रकार से इफेक्ट डालता है हम देखेंगे। ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव्यों में विलेयता घटती है। गोले जाने पर गैस के अणु द्रव अवस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं, अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को संघनन के समकक्ष समझा जा सकता है तथा इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हम पिछले खंड में पढ़ चुके हैं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया एक गतिक साम्य की अवस्था में होती है, अतः इसे ला-सतोलिय नियम का पालन करना चाहिए। चूंकि घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अतः ताप बढ़ने पर विलेयता घटनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब कोई भी प्रोसेस है उसमें एनर्जी क्या हो रही है, आपके एनर्जी रिलीज हो रही है और आप उसको और एनर्जी दे रहे हैं, तो वो तो उसका विरोध करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ताप बढ़ने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे आपको बोला गया है द्रव्य विलयनों का वास्तव। अब देखिए जब विलायक कोई द्रव होता है तो द्रव्य विलयन बनते हैं। विलय एक गैस द्रव या ठोस हो सकता है। गैसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन हम पहले ही खंड 2.3.2 में कर चुके हैं। अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। सामान्यतः द्रव्य विलायक वाष्पशील होते हैं। कौन होते हैं, द्रव्य विलायक होते हैं। विलय वाष्पशील हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। यहाँ हम केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वे विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं, यानी कि द्रवों का द्रवों में विलयन तथा द्रवों का ठोसों का द्रवों में विलयन। सबसे पहले पढ़ेंगे आप द्रव विलयनों का वाष्पदाब। देखिए आइए हम दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करें और इसके दोनों अवयवों को 1 व 2 से अंकित करें। एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे, अतः अंततः वाष्पावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब पी कुल अथवा अवयव 1 व 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 एवं P2 है एवं ये आंशिक वाष्प दाब अवयव 1 व 2 के मोलंश क्रमशः X1 व X2 से संबंधित है। तो आपके यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनका नाम था राउल्ट। इन्होंने एक नियम दिया था जिसको आप राउल्ट का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में से प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोलंश के समानुपाती होता है। तो अब हम इस डेरिवेशन को देखेंगे किस प्रकार से है। उन्होंने कहा था कि जो आपका वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, आपके उसके मोलंश क्या हो जाएगा, आपके एक्स ए उसके समानुपाती होता है। जब आप इसको हटाएंगे समानुपातिकता के नियम को, तो आप एक कोई स्थिरांक लगाएंगे जो आएगा आपके P0 A X1। ये प्रयोगों से निकाला जाता है जो स्थिरांक होता है। P0 क्या है, शुद्ध घटक ए का समान ताप पर वाष्प दाब है। जब आप विलयन बनाएंगे ना तो विलयन में क्या हो जाता है, विलय मिला देते हैं। लेकिन जब आप उसको विलय में कुछ नहीं मिलाएंगे, मतलब जो आपका विलायक होता है उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, उस टाइम पर उसका जो वाष्प दाब होगा उसको बोलेंगे शुद्ध घटक का वाष्प दाब। इसी प्रकार अवयव 2 के लिए सेम प्रोसेस कर लेंगे तो वो आ जाएगा P2 = आ जाएगा आपके P02 X2 और P02 क्या होता है, शुद्ध घटक 2 के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है कि जो आपका कुल वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा। P टोटल आ जाएगा P1 + P2। ये इन्होंने यहाँ पर कर लिया P1 + P2। P1 का मान क्या है, P है आपके P01 X1 P01 X1 और आपकी P2 क्या है आपके, देखिए P01 X1, P2 आ जाएगा आपके P02 X2। ये यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया, देखिए X1 P01 X2 P02। और आप सभी लोग जानते हैं X2 क्या हो जाएगा, 1 - X1 या फिर X1 क्या हो जाएगा, 1 - X2। तो किसी भी एक को चेंज कर देंगे हम। यहाँ पर हमने X1 को चेंज कर दिया 1 - X2 P01 प्लस X2 P02। P01 आ जाएगा P02 - P1 X2। ये और ये इसके बीच में ग्राफ बनाया आपने, देखिए ये कुछ इस प्रकार से बना।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। तीसरा बोला गया है कि शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता है। और आगे बोलना है कि किसी विलयन के लिए P01 अथवा P2 अथवा X1 तथा X2 के विरुद्ध आरेख चित्र 2.3 की तरह रेखीय आरेख होता है। जब X1 व X2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं 1 व 2 के मध्य क्रमशः बिंदु P01 व P2 से होकर गुजरती हैं। इस प्रकार P कुल का मान X2 के विरुद्ध आरेख लाइन 3 को भी रेखीय होता है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार का आरेख है, इसको आप समझ लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं कि द्रव विलयनों के वाष्प दाब तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो पूरा की पूरा टॉपिक है इसको हम पढ़ चुके हैं, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तब हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नया टॉपिक है। तो देखिए वो है आपका जो ठोस विलयनों का वाष्प दाब है उसको पढ़ेंगे अब हम। द्रव विलयनों का वाष्प दाब आपने पढ़ लिया कि विलयन के साथ साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जाता है। तो आगे बोला गया यदि y1 एवं y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पीय अवस्था में मोल अंश हो तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर तो देखिए क्या होता है। P1 का जब आप आंशिक दाब निकालेंगे तो आ जाएगा आपके P1 by1 इंटू P1 टोटल आ जाएगा। P2 का निकालेंगे तो आ जाएगा आपके by2 P2 टोटल आ जाएगा। तो सामान्यतः क्या होता है आपके Pi का जो सूत्र होता है इसको आप याद कर लेंगे, Pi इक्वल टू बाई आई इंटू पी टोटल या पी कुल। तो ये वाला समीकरण आपके इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न आपको नीचे दे रखे हैं तो इसके आधार पर आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे पढ़ना है वो है हमारा कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति होती है, इसको हम पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। आपका जो हेनरी का नियम होता है उसकी क्या होती है, एक विशेष कंडीशन होती है, वो किस प्रकार से होती है। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब Pi क्या होता है आपके XI इंटू Pi नॉट ये होता है द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक कितना वाष्पशील है कि वह गैस रूप में ही रहता है तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित होती है। तो जो आपकी घुलनशीलता क्या होती है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स ये होती है। और KH क्या है यहाँ पर, KH क्या है आपके हेनरी नियतांक, हम सभी लोग जानते हैं ये आपके हेनरी का कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट हेनरी नियतांक है ये। यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है और केवल समानुपातिक स्थिरांक KH एवं Pi नॉट में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान Pi नॉट के मान के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जो आपके राउल्ट का नियम होता है ना, हेनरी का नियम ही होता है, बस यहाँ पर जो KH होता है और जब Pi नॉट का जो मान है जो सेम हो जाते हैं ना, तो राउल्ट का नियम ही आपका हेनरी का नियम बन जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि राउल्ट का नियम हेनरी का, तो राउल्ट का नियम होता है वो हेनरी का नियम किस प्रकार से होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ठोस पदार्थों एवं द्रवों में विलयन एवं, देखिए ठोस पदार्थों और द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। तो क्या होता है दोस्तों कि देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उनका वाष्प दाब मापा जाता है। ये आपकी एक शुद्ध विलायक है, मान लीजिए पानी है, तो पानी की सतह क्या होती है, वाष्प दाब लगाती है, यानी कि ये क्या होती है, ऊपर की तरफ एक दाब प्रदान करती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसका वाष्पीकरण होता रहता है। जब आप इसमें क्या करेंगे, 1 मोल विलायक में 1 मोल विलय मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले केवल यहाँ पर आपके जो पानी के अणु थे, ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर केवल पानी के अणु थे, ये नीले वाले। जैसे ही आपने इसमें कोई विलय मिला दिया, मान लीजिए शक्कर मिला दी, तो इसकी जो ऊपर की सतह होगी उसमें क्या जाएगा, शक्कर के अणु भी आ जाएंगे, एक ये शक्कर का अणु आ जाएगा ग्रीन वाला। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि विलायक में विलय की उपस्थिति के फलस्वरूप विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यानी कि जब आप शुद्ध पानी का वाष्प दाब देखेंगे ना, केवल पानी का, और पानी में शक्कर मिला करके देखेंगे तो जो पानी में शक्कर है ना उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण होने के लिए क्या हो जाती है, जो सतह होती है वो कम हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर केवल 4 गोले हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप 4 और 2 6 2 8 गोले पाए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का उसकी सतह से वाष्पन होता है। पहले वाले में तो ये रहा, आपके देखेंगे ये कि विलायक के अणु उसकी सतह से किस प्रकार से वाष्पित होते हैं, आप देख सकते हैं।
दूसरा है कि बिलियन में बिलियन के कण से दर्शाया गया ये थोड़ा भी उसकी सतह के कुछ भाग को गिरते हैं। तो दोस्तों आपसे एक बात यहाँ पर कही जा रही है, उसको देखेंगे कि किसी बिलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मोल अंश के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आंशिक वाष्प दाब समानुपाती xi। xi क्या है यहाँ पर, इसका ये मोल अंश है। तो जब आप इसको हटाएंगे समानुपातिकता के चिन्ह को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके एक समानुपातिक स्थिरांकता, जो हो जाएगा आपके P1 नॉट। तो P1 का जो सूत्र होता है वो आ जाएगा P1 x1 P1 नॉट। जब आप इसको आगे देखेंगे तो आगे देखने पर पाएंगे आपकी समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P1 नॉट के बराबर होता है। तो विलायक के वाष्प दाब में मोल अंश के प्रभाव यानी कि मोल अंश या मोल प्रवाह के मध्य की जगह अगर आप रेखीय होता है, देखिए ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपके बाय इक्वल टू mx। जब आप देखेंगे बाय इक्वल टू, देखिए बाय इक्वल टू mx, ये क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती है, यही हो रहा है यहाँ पर बाय इक्वल टू mx। ये सरल रेखा का समीकरण मूल बिंदु से गुजरती है। यहाँ पर बाय क्या है P1 और x क्या है आपके P1, देखिए ये रहा मोल अंश जो आपके x है और बाय पर क्या है वाष्प दाब। तो बाय इक्वल टू mx जो कि मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो ये वाला ग्राफ आप याद रखेंगे, अक्सर पेपर में पूछा जाता रहा है कि जब आप जो आपका वाष्प दाब है और आपका जो मोल प्रवाह है उसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा। दोस्तों आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि जो सारे की सारे जो आइडियल नियम है, जो सारे की सारे नियम है उनको फॉलो करे वो आ जाएगा आदर्श, और जो ना करे वो हो जाएगा आपका अनादर्श विलयन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आपको बोला गया कि द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे, तो आदर्श विलयन की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। पहली डेफिनेशन आप याद करेंगे। आदर्श विलयन के दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का जो एंथैल्पी परिवर्तन है तथा आयतन परिवर्तन है वो शून्य होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू 0 और डेल्टा B मिश्रण इक्वल टू 0। दोस्तों ये कहा गया है कि मान लीजिए मेरे पास एक जो बीकर है उसमें पानी है, पानी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए शक्कर मिला देता हूँ या कुछ भी मिला देता हूँ। तो इनके कहने का मतलब ये है कि पानी है 100 ग्राम और शक्कर भी है आपके 50 ग्राम। तो मैंने 100 ग्राम पानी के अंदर 50 ग्राम शक्कर मिलाई है, तो जो मेरा आयतन आना चाहिए वो केवल 150 ग्राम ही आना चाहिए। तो डेल्टा बी आयतन कितना होना चाहिए, मिश्रण का 0 होना चाहिए। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 149 ग्राम रह जाए या फिर 151 ग्राम हो जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। सेकंड कहा गया है कि जो मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन हो वो क्या होनी चाहिए, 0। तो पानी से शक्कर मिलाते समय ना ही जो अभिक्रिया हो वो ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए, ना ही ऊष्माशोषी होनी चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि इसका तात्पर्य यह है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता। सही बात है। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। देखिए 100 और 50 कितना होना चाहिए, 150, ना कि 149 और ना ही 151। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव ए व बी के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। अब इसको ए और बी के अध्ययन के द्वारा कैसे समझा जा सकता है हम देखेंगे। देखिए कहा गया है कि शुद्ध अवयवों में अंतराण्विक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए और बी प्रकार की होती हैं। तो आपको बोला गया है कि शुद्ध अवयव है आपके पास, एक है ए और एक है बी, जबकि द्विअंगी विलयनों में इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त ए बी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी उपस्थित होंगी। यदि ए व बी के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के समान हो तो यह आदर्श विलयन बनाता है। देखिए ये ए का आकर्षण बल है और ये बी का आकर्षण बल है। जब इनको मिश्रण बना देंगे तो आपको प्राप्त होगा ए बी। तो आपसे बोला गया है कि इसके बीच का आकर्षण और इसके बीच का आकर्षण इन दोनों के आकर्षण के बराबर होना चाहिए, तो यह आदर्श विलयन होगा। आपको बोला गया है कि एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन तथा बेंजीन और टोलुइन आदि इस विलयन के वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। जेईई मेन 2020 और नीट में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि निम्न में से आदर्श विलयन का उदाहरण कौन सा है। तो आप इस लाइन को याद करेंगे, यहाँ से पुराने कई बार प्रश्न आ चुके हैं, मैं तो केवल जेईई मेन 2020 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेकंड बोला गया है आपको अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है, तो देखिए अनादर्श विलयन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वह अनादर्श विलयन कहा जाता है।
जब राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है तो उसको अनादर्श कहेंगे। देखिए इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागोक्त प्रेडिक्ट किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक या फिर कम होता है। यदि ये अधिक होता है तो वह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और यदि ये कम होता है तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसे विलयनों के वाष्प दाब का मोलेंस के सापेक्ष आरेख चित्र 2.6 में दिखाया गया है। देखिए जो वाष्प दाब होता है ना, वो या तो देखिए जनरली होना चाहिए आइडियली ये वाली लाइन, लेकिन कभी ऐसे हो जाता है ये ऊपर, या फिर कभी क्या होता है जनरली ये वाली लाइन होनी चाहिए, ये ऊपर हो जाता है या फिर कभी नीचे हो जाता है। तो इन विचलनों का कारण क्या होता है? आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में ए और बी की अन्योन्य क्रियाएं ए अथवा बी के बीच की अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती हैं। ध्यान देंगे इस लाइन को। क्या हो जाएगा कि आपके जो ए और जो बी के बीच की अन्योन्य क्रियाएं है ना, उससे जो आपकी ए बी है उसमें अन्योन्य क्रियाएं क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। अर्थात इस स्थिति में विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय और विलायक अणुओं के बीच की तुलना में कमजोर होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयन में से ए अथवा बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। तो दोस्तों यहाँ का जो एग्जाम्पल है उसको आप याद करेंगे। एग्जाम्पल में बोला गया है आपको कि एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्योंकि शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु आतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं, और जिसके कारण आतिथेय अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। आतिथेय का मतलब है नए मिलने वाले अणु होते हैं ना, जो इसमें मिलाए जाते हैं। अतिथि यानी कि भगवान, वो यहाँ पर बोला गया है। इससे अंतराण्विक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन 2.6 में आप देख सकते हैं ये वाला दर्शाता है। देखिए होना चाहिए ये, लेकिन ये क्या जा रहा है? हमेशा ऊपर जा रहा है। होना चाहिए ये, लेकिन ये हमेशा ऊपर जा रहा है। तो विलयन का वाष्प दाब वगैरह सब ऊपर जा रहे हैं। सेकंड बोला है कि कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलेय विलायक के अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाओं विलेय और विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर होती हैं, और ये विलयन भी क्या करता है? धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो धनात्मक के आपके पास दो एग्जाम्पल आ गए, एक तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, और सेकेंड है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इन दो एग्जाम्पल्स को। यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है। दोस्तों जो भी आपके धनात्मक ऋणात्मक जो विचलन है और जो आदर्श विलयन है, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो प्रश्न आ चुके हैं आपके जेईई मेन और नीट के एग्जाम्स में, तो आप उन एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। तो आगे बोला गया है कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ए व बी के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी की तुलना में कमजोर होता है। सीधी सी बात है, ऋणात्मक का मतलब है कम होना। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। फिनॉल व एनिलीन का मिश्रण इसका उदाहरण है। जो एग्जाम्पल है आप उसको याद करेंगे। इस स्थिति में फिनोलिक प्रोटॉन व एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन बनाता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, उसकी वजह से क्या करता है? ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे जनरली इसको होना चाहिए था ये वाला जो डॉटेड लाइन है, लेकिन ये होता है रियल में ये वाली लाइन। ये देखिए ये वाली लाइन, और इधर भी देखेंगे होना चाहिए थी ये लाइन, लेकिन होती है ये वाली लाइन। तो नीचे होके आ रहा है तो मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। आप इस बात को याद रख लेंगे। दोस्तों आगे आपको बोला गया कि कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो ऐसे द्विघटीय मिश्रण है जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में प्रावस्था में संगठन समान होता है। स्थिर क्वाथी का मतलब है दोस्तों जो दोनों का जो क्वथनांक है ना वो सेम हो जाता है तथा ये एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रवाही आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। देखिए जो धनात्मक दर्शाएंगे अत्यधिक धनात्मक, वो हो जाएंगे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है यहाँ पर, इस बात को आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल बोला है कि शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल एवं जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन देता है उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होती है,
और एक बार ये संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो स्थिर क्वाती संगठन है, द्रव्य व वाष्प का संगठन समान हो जाता है तथा इससे आगे पृथक्करण नहीं होता है। वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाती हैं, एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाती बनाते हैं। याद रखेंगे आप, एग्जाम्पल याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वाती का उदाहरण है। इस स्थिर क्वाती के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल, 32% जल द्रव्यमान होता है, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये हैं कि अभी हमने बात की है किस किस चीज़ की बात की। एक तो आदर्श विलयन, एक बात की हमने अनादर्श विलयन, एक बात की आपने ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अनादर्श में भी दो तरीके के थे, एक था आपके धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक थे आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो आपको क्या करना है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल याद करने हैं, अनादर्श के याद करने हैं। अनादर्श के अंदर ऋणात्मक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। उसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा स्थिर क्वाती, स्थिर क्वाती कितने प्रकार के थे आपके, दो प्रकार के, अधिकतम वाष्पदाबी और न्यूनतम वाष्पदाबी। एक तो अधिकतम वाले थे और एक न्यूनतम वाले थे। तो आपको ये दोनों के जो एग्जाम्पल है ना वो याद करने हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मैं निश्चित संख्या तो नहीं बता सकता, लगभग 6 से लेकर के 7 बार, 7 साल इस जगह से सवाल आ चुके हैं इन तीनों एग्जाम्स में। तो आप याद कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं ना उनको याद ही करना है, आपको याद रखिए। तो अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे का टॉपिक क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करें, और आणविक द्रव्यमान के ज्ञात करने की कुछ विधि होती है, हम उनको पढ़ेंगे। तो आगे बोला गया कि पिछले खंड में हमने जाना कि जब एक अवाष्पशील विलेय विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घटता है। सही बात है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के मांग का अवनमन और विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। अवनमन का मतलब है कम होना और उन्नयन का मतलब है बढ़ जाना। और विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब होता है जिसको आप बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। याद कीजिए किस पर निर्भर कर रहे हैं, ये केवल विलेय के जो कुल कणों की संख्या है उस पर। ऐसे गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक का अणुसंख्यक क्या है, ये आपके कोगुलेटिव प्रॉपर्टी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें को का अर्थ है एक साथ और लीगेर का अर्थ है संबंधित। तो हम प्रत्येक बार इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी भी विलयन के अंदर क्या करते हैं, कोई चीज़ को मिलाते हैं, मान लीजिए पानी के अंदर आपने कुछ भी शक्कर मिला दी, कुछ मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष नापना, रेशो में मापना। तो वो कैसे कम होता है उसको देखेंगे। पहले हमने सीखा है कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने यह सिद्ध किया और वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं है। राउल्ट ने सिद्ध किया था कि खंड 2.4.3 में दिया गया समीकरण 2.20 विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब एवं मोलन से संबंध स्थापित करता है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। P1 = x1 P1 नॉट। P1 नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में, और x1 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब x1 है यहाँ पर, इसका मोल प्रवाह, और P1 क्या है, इसका आंशिक दाब। आगे बोला है कि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P1 को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो क्या हो जाता है, उसका जो वाष्प दाब हो जाता है ना वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको डेल्टा P1 क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1, और P1 का जो मान है ना हमने वो यहाँ से रख दिया, ये वाला मान, ये इसको रख देंगे P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। यहाँ से P1 नॉट कॉमन ले लेंगे, देखिए ये 1 माइनस x1, और ये ज्ञात है कि x2 क्या होता है, 1 माइनस x बनाते समीकरण 2 पॉइंट, फिर क्या कर देंगे अपन, इसको चेंज कर देंगे, x1 की जगह यहाँ पर रख देंगे अपन x2 = 1 माइनस x1, इसको रख देंगे। तो यह जाएगा डेल्टा P1 अपॉन x2। ये जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग दे देगा, तो डेल्टा P1 का नॉट अपन P1 नॉट, तो P1 नॉट माइनस P1 अपन P2। आपको बोला है कि जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलेय होते हैं उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलेयों के मोलंस के योग पर निर्भर करता है। कैसे करता है देखिए, ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट = x2।
डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मान अपन ने क्या किया यहाँ पे रख देंगे। डेल्टा पी का मान क्या होता है आपके P1 नॉट माइनस P1, तो ये मान अपन ने यहाँ रख दिया, और P1 ऑलरेडी अपने नीचे है और ये x2 था, तो ये वाला समीकरण आपको प्राप्त हुआ। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, कि पहले ही बताया जा चुका है कि समीकरण में बाईं ओर लिखा गया पद बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये कहलाता है ना कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इसको बोलेंगे आप बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहले ही बताया जा चुका है कि समीकरण में बाईं ओर लिखा गया पद बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मोलंस के बराबर होता है। ये देखिए विलेय के मोलंस, x2 क्या है विलेय का मोलंस, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। मोलंस x2 का मान क्या होता है N2 के मोल, x2 के मोल अपॉन टोटल मोल, ये लीजिए इसका मान अपन ने यहाँ पर रख दिया। यहाँ N1 और N2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोलों की संख्या है। तनु विलयन के लिए देखिए तनु होता है, उसमें क्या होता है विलायक के मोल बहुत ज्यादा होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और विलेय के मोल क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। तो क्या कर देंगे आप जो एन इसको जोड़ेंगे, मान लीजिए ये कितना है 100, 1000 और ये कितना है 1, तनु में यही होता है जनरली। तो एक को तो अपन क्या कर सकते हैं कम मान सकते हैं, उस हिसाब से अपन क्या कर देंगे यहाँ पर N2 इज ग्रेटर देन N1 बनाते हैं, N2 को और में से छोड़ देंगे, तो N2 अपॉन N1, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और देखिए दोस्तों यहाँ पर N2 और N1 नॉट के मान रख देंगे। मॉल क्या होता है, मॉल क्या होता है, मॉल कैसे निकाले जाते हैं, दिया गया भार बटे अणु भार, तो दिया गया भार बटे अणु भार ये होता है, तो ऐसे ही मोल निकाले जाते हैं। और N2 क्या है मोल की संख्या, N1 नॉट क्या है मोल की संख्या, तो इनको रखेंगे मान, तो कुछ इस प्रकार का सूत्र आ जाएगा, आप इस सूत्र को याद करेंगे। यहाँ W1 और W2 तथा M1 और M2 क्रम से विलायक और विलेय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। जी हाँ सही बात है, दिया गया भार बटे अणु भार, यानी इसको आप मात्रा बोल सकते हैं, मात्रा। तो आपको बोला गया कि इस समीकरण की सारी मात्राएं ज्ञात होने पर अपन विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित किया जा सकता है, और इस सवाल में ये किया गया है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सेकंड बोला है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी भी शुद्ध जो विलायक होता है उसमें कोई विलेय मिला देते हैं, तो पहले मान लीजिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, जब आप उसमें शक्कर मिला देंगे ना, तो उसका जो क्वथनांक है ना वो बढ़ जाएगा, उसके बाद वो 105 या फिर 110 पे उबलेगा, तो क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है देखिए, तो इन्होंने कहा कक्षा 11 में के एकक 5 में हमने जाना कि द्रव का ताप बढ़ाने पर बाष्प दाब बढ़ता है, और ये उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए जल 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का बाष्प दाब क्या हो जाता है 1.013 बार एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हमने पिछले खंड में जाना कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति से विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है। चित्र 2.7 शुद्ध विलायक और विलयन के बाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज के जलीय विलयन का बाष्प दाब क्या होता है 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम है। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक जल के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का बाष्प दाब यहाँ तक बढ़ाना होगा। अतः किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया से क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। आप इस बात को याद रखेंगे, इस ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए विलयन का बाष्प दाब वक्र क्या होता है, जनरली जो विलायक होता है ना, विलायक का जो बाष्प दाब होता है इस वाले पॉइंट पर आकर के मान लीजिए ये क्या बनता है बाष्प बनता है, लेकिन जब आप इसमें विलयन बना दोगे, इसमें कुछ विलेय मिला दोगे, तो क्या हो जाएगा उसका बाष्प दाब थोड़ा सा बढ़ जाता है, देखिए ताप, और इसका जो परिवर्तन है उसको बोलेंगे डेल्टा टीबी। तो देखिए डेल्टा टीबी का मतलब है टीबी माइनस टीबी नॉट, ये क्या है बी का मतलब है बी का मतलब क्या है विलयन का, और टीबी नॉट का मतलब है विलायक का। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे इसको बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये क्या है मोललता, डेल्टा एम। मोललता क्या होती है आपने पहले पढ़ चुके हैं, दिए जो विलेय के मोल है बटे विलायक का भार किलोग्राम में। और जब आप समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो एक समानुपातिकता स्थिरांक आएगा जो होगा Kb, तो यहाँ से एक सूत्र आता है डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू एम, तो आप इसको याद कर लेंगे।
यहाँ पर स्मॉल एम मोललता 1 किलोग्राम ब्लैक में बिलीन बिले के मोलों की संख्या हमने पहले ये बता दिया है। तथा के भी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। के भी की इकाई आप निकाल सकते हैं किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। कुछ प्रचलित विलायकों के केबी का मान सारणी 2.3 में दिया गया है। यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के W2 ग्राम W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, तो देखिए यहाँ से जो आपकी मोललता है ना दोस्तों, मोललता का मान हमने यहाँ से रख दिया। मोललता का जो सूत्र रख देंगे तो यहाँ पर हमको एक नया वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये मोललता का सूत्र ये होता है, ये वाला। तो यहाँ से हमको डेल्टा टीबी का जो नया वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। और उसके हिसाब से आप जो M2 है ना, M2 का मान निकाल सकते हैं। M2 का मान ये, मतलब कोई भी इनमें से आपको कोई एक राशि नहीं दे रखी और बाकी की सारी राशि दे रखी हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी की सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये रहा, ये वाला एग्जाम्पल सेम यही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है ये। जो अगला टॉपिक है देखिए सेम उसी टाइप का ये सवाल है कुछ, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। हिमांक का अवनमन, हिमांक यानी कि क्या होता है, जमने वाला जो तापमान होता है। क्या होता है, जब आप मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी काय पे नमचा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ भी मिला देंगे। मान लीजिए हमने इसमें शक्कर मिला दी, सुक्रोज मिला दिया, तो इसका जो हिमांक है ना, पहले 0 पे जम रहा था, तो अभी ये और नीचे चला जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। द्रव विलायक, पहले मान लीजिए जो विलायक था 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता था, कुछ भी मान लीजिए तापमान, लेकिन जैसे ही आपने इसको बिलियन बना दिया, तो अब ये काय पे जमेगा, और कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब है मान लीजिए 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अवनमन हो गया, कम हो गया है, तो इसको बोलेंगे आप हिमांक का अवनमन। देखिए वाष्प दाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। चित्र 2.8 जो हमने यहाँ पर देख लिया। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था गतिक साम्य में रहती है। हिमांक का मतलब क्या होता है, जब पानी जमता है ना दोस्तों, तो उसमें ये रहता है कि आपका जो सॉलिड है और जो लिक्विड है वो क्या होते हैं, आपके साम्य में रहते हैं। उतना ही सॉलिड उतना ही लिक्विड पाया जाता है उस टाइम पे। अतः किसी पदार्थ के हिमांक बिंदु को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये वह ताप है जिस पर द्रव प्रावस्था का बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर होता है। 1 बिलियन का तभी मीकरण होता है जब उसका बाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के बाष्प दाब के बराबर हो जाए, जैसा कि चित्र 2.8 से स्पष्ट है जो हमने यहाँ पर देखा। राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक अबाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है, और अतः अब उसका बाष्प दाब ठोस विलायक के बाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है, अतः विलायक का हिमांक घट जाता है। क्या हो जाएगा, उसका जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अतः T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है और उसमें अबाष्पशील विलेय घुला है, तब उसका हिमांक बिंदु TF है। अतः हिमांक में कमी T0F TF के बराबर होगी। डेल्टा TF बोला जाता है इसको, F का मतलब है फ्यूजन होता है जो आपका। T0F माइनस TF से हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन के समानी तनु विलयन यानी कि आदर्श विलयन का हिमांक का अवनमन भी विलयन की मोललता स्मॉल m के समानुपाती होता है। तो सेम यहाँ पर डेल्टा TF समानुपाती होता है m के। यहाँ से समानुपातिकता का स्थिरांक हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो आपके एक स्थिरांक आएगा ये वाला। आगे बोला है आपको कि समानुपातिकता स्थिरांक KF जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है को हिमांक का अवनमन स्थिरांक या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। KF की इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। कुछ प्रचलित विलायकों में KF के मान सारणी 2.3 में दिए गए हैं, सारणी में नीचे दे रखे हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से क्या करेंगे, आप जो मोललता है ना उसका मान रख देंगे। ये रही मोललता का जो सूत्र होता है उसको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके जो डेल्टा TF हो जाएगा ना, उसका जो हमको सूत्र प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का। देखिए ये वाला सूत्र, देखिए डेल्टा TF है, तो आप क्या करेंगे, इसे M2 के दल ले जाएंगे। ये लीजिए M2 के दल ले आए, तो इससे एक और सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इनमें से कोई भी मान आपको प्राप्त हो ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ सूत्र और हैं, देखिए ये वाले सूत्र भी हम निकाल सकते हैं, तो आप इनको भी एक बार याद कर लेंगे, एक बार इनको समझ करके। तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ R और M1 क्रमशः गैस स्थिरांक एवं विलायक का मौलिक द्रव्यमान तथा TF तथा TB केल्विन में शुद्ध विलायक की क्रमशः हिमांक एवं क्वथनांक है। इसी प्रकार डेल्टा H गलन तथा डेल्टा H वाष्पन क्रमशः विलायक की गलन एवं वाष्पन की एंथैल्पी में परिवर्तन है।
तो ये बोला गया है कि ये वाले जो सूत्र है ना, जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, निम्न संबंधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ऊपर वाले सूत्र है ना, इनसे ये इनको निकाला गया, आप याद कर लेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो ऊपर पढ़े हुए हमने जो सूत्र पढ़े हैं ना, उनके हिसाब से, तो आप इनको सॉल्व कर देंगे, उम्मीद है मुझे ऐसा। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पराशरण एवं पराशरण दाब। पराशरण क्या होता है और पराशरण दाब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। पराशरण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्मोसिस। हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं। कौन कौन सी परिघटनाओं को देखते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर कच्चे आम का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं। मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे उठते हैं, नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इन सभी घटनाओं में एक बात जो समान दिखाई देती है वह यह है कि ये सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध हैं। ये झिल्लियां जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती हैं एवं ये सुअर के ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में मिलती हैं अथवा सेलोफोन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती हैं। ये झिल्लियां सतत सीटे या फिल्म प्रतीत होती हैं, तथापि इनमें अति सूक्ष्मदर्शी यानी कि सब माइक्रोस्कोपिक छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु कुछ विलय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्लियां एसपीएम कहलाती हैं। एसपीएम यानी कि सेमी परपेटेड मेम्ब्रेन्स जिसको बोला जाता है। तो देखिए ये आपके पराशरण दाब कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। यदि एच हाइट तक कोई पानी उठता है आपके कुछ इस प्रकार से, उसका जो सूत्र रहता है पाई इक्वल टू एच रो जी, आप इसको याद कर लेंगे। रो क्या है यहाँ पर घनत्व, ये विलायक, इसमें विलयन, ये अर्धपारगम्य झिल्ली ये रही आपके। तो विलायक के पराशरण के कारण थीनेल पनल में विलयन का स्तर बढ़ जाता है। इस वाली पनल में जो विलयन है ना एच हाइट तक उठ जाता है। मान लीजिए कि केवल विलायक के अणु इन अर्धपारगम्य झिल्लियों में से निकल सकते हैं। चित्र 2.9 में दर्शाए अनुसार ये झिल्ली विलायक एवं विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रवाह का ये प्रक्रम क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है। तो चित्र 2.9 ये रहा। साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रभाव विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। ये दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है पराशरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रभाव पराशरण के कारण होता है। और ये बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि विलायक के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। पराशरण दाब का विलयन की सांद्रता पर निर्भर होना पाया गया है। तो जो आपका पराशरण दाब है ना, देखिए ये विलयन और ये विलायक, तो क्या हो जाता है, एक सांद्रता ऐसी आती है जब ना ये इधर जाता है ना इधर जाता है, उसको बोलेंगे आप साम्य वाली सांद्रता। एक विलयन का पराशरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो पराशरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाना चाहिए। दोस्तों जब आप इस पर पराशरण दाब नहीं लगाओगे ना, तो या तो ये इधर जाएंगे जो कण है, या फिर इस तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे ये। और जैसे ही आप पराशरण दाब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना रुक जाएगा। जो झिल्ली का जो मूवमेंट है, जो पानी का मूवमेंट है, विलयन का मूवमेंट है, वो रुक जाएगा। तो जो अतिरिक्त दाब है आपके पाई, उसी को आप क्या बोलेंगे, पराशरण दाब कहेंगे। तो चित्र 2.10 में समझाया गया है कि पराशरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कि विलय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि पराशरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिकता होता है, यानी कि पाई इक्वल टू CRT। दोस्तों ये वाला सूत्र वो ये पी बी इक्वल टू NRT वाला आपने याद किया हो, पी बी इक्वल टू NRT। तो क्या करेंगे आप यहाँ से पी बाय, देखिए पी बी इक्वल टू NRT, बी को उधर ले जाएंगे, N बाई बी, कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, पी बी इक्वल टू NRT आपने इसको पढ़ा है, P इक्वल टू N बाई बी आर टी, और N बाई बी को क्या बोलते हैं आप, सांद्रता C आर टी। और यहाँ पर जो P है, P को बोलेंगे प्रेशर, प्रेशर को लिखा जाता है पाई से। ये पाई इक्वल टू 3.14 वो नहीं है, ये पाई यानी कि प्रेशर है, तो पाई इक्वल टू CRT ये यहाँ से व्युत्पन्न हुआ। P इक्वल टू पाई, यहाँ पर पाई का मान 3.14 नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पाई पराशरण दाब एवं मार क्या है, गैस नियतांक है। सेम इस वाले सूत्र से ये व्युत्पन्न हुआ है।
पाई इक्वल टू N2 अपॉन BRT। ये देखिए ये कैसे हुआ, N2 का क्या, N2 का मान क्या रख सकते हैं आप, मोल का मान क्या होता है W2 अपॉन M2, पाई भी W2 अपॉन M2, तो यहाँ से आप M2 का मान निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कोई भी आपको ज्ञात हो तो किसी को भी निकाल लेंगे। तो देखिए आपको बोला गया कि विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि पराशरण दाब का मापन है। ये विधि प्रोटीन और बहुलकों एवं अन्य मृदा अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रचलित विधि है। पराशरण दाब विधि दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है, क्योंकि पराशरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है एवं मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में ली जाती है। अन्य अनुसंख्यक गुणों की तुलना में तनु विलयनों के लिए भी इसका परिमाण अधिक होता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पराशरण दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं के लिए उपयोगी है, जो उच्च ताप पर सामान्यतः स्थायी नहीं होते हैं, एवं उन बहुलकों के लिए भी जिनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो देखिए आपको बोला गया कि दिए गए ताप पर समान पराशरण दाब वाले दो विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी का मतलब इनको जब आप ऐसे रख दोगे ना तो ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, जब आप इनको ऐसे रख दोगे ये कहीं नहीं जाएंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, आप इनको याद कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है अतिपराशरी। अतिपराशरी किसको कहा जाता है, देखिए तो अतिपराशरी विलयन वो होते हैं जो ज्यादा वाला होता है ना, जिसके अंदर ज्यादा सांद्रता होती है, वो अतिपराशरी। और अल्प पराशरी वो होगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कम सांद्रता होगी। तो आप इसको याद कर लेंगे और यहाँ से कुछ प्रश्न है आप इनको सोल्व कर लेंगे जो हमने ऊपर सीखा है उसके आधार पर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सोप किसको बोलेंगे। सोप क्या होता है, देखिए कि जो कम लवण वाले जल में रखा जाए तो परासरण के कारण जल के हाथ से निपात हो जाती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं। देखिए परासरण के कारण जल से इनके अंदर जल चला जाता है। यदि रुधिर कोशिकाओं को 0.9% से द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान आयतन से कम लवण वाले जल में रखा जाए तो परासरण के कारण जल के हाथ से ये निपात हो जाता है। जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं वे ऊतक कोशिका एवं अंतरा कोशिका स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप होने वाली स्थूलता या सूजन को शोप एडेमा कहते हैं। आप इसको याद रख लेंगे, कभी कभी इसको प्रश्न में पूछ लिया जाता है एडेमा क्या होता है। देखिए जल का मृदा से पौधों की जड़ों और फिर पौधों के ऊपरी हिस्सों में पहुंचना आंशिक रूप से परासरण के कारण होता है। मांस में लवण मिलाकर संरक्षण एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्री में पाए गए फल पर स्थित बैक्टीरिया जलांश के कारण संकुचित होकर मर जाता है। दोस्तों आगे है वो है आपके प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। तो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, चलिए अब इसको देखेंगे। चित्र 2.10 में वर्णित विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है और यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। पहले ऐसे जा रहा था ना वो चीज, अब वो ऐसे जाने लगेगी, तो ये हो जाएगी प्रतिलोम परासरण। इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के बीज लवणीकरण में किया जाता है। और प्रक्रम का आर्य की निरूपण कुछ इस प्रकार से, देखिए ये रहा लवणीय जल शुद्ध जल। तो दोस्तों प्रतिलोम परासरण को इंग्लिश में बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। आप जान चुके हैं कि आपके घरों में पानी को इसी के द्वारा साफ किया जाता है, RO की प्रक्रिया के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के लिए, इसके लिए क्या हो जाता है, सेलुलोज एसीटेट की क्या हो जाती है, फिल्म बनी होती है। और सेलुलोज एसीटेट के जल के लिए पारगम्य है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धि एवं आयनों के लिए अपारगम्य है। आजकल बहुत से देश अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करते हैं। हम भी हमारे घर में RO का उपयोग करते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रतिलोम परासरण हो जाता है। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, देखिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। असामान्य मोलर द्रव्यमान ये होता है कि मान लीजिए जब आप बेंजीन के अंदर क्या करेंगे, आप एथेनोइक अम्ल को मिलाएंगे, तो बेंजीन और एथेनोइक अम्ल क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बना लेंगे तो दोस्तों हम सोचेंगे कि इनका जो मोलर द्रव्यमान है जनरली जो हम मापते हैं ना उससे ज़्यादा आता है या फिर कम आता है, इसी को बोलेंगे आप असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाता है, इनका द्विलकीकरण हो जाता है। जब आप बेंजीन और एथेनोइक अम्ल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका डाइमराइजेशन द्विलक हो जाएगा, मतलब कि दो अणु मिलकर के एक बना लेते हैं। देखिए ये
इसके कारण क्या होता है, आपके जो कणों की संख्या होती है ना वो घट जाती है, और घट जाने की वजह से क्या होता है, अणुओं का संगुणन हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म काय पर डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर। जब आपके द्विलक बन गया या फिर एक अणु टूट करके दो बना लिए तो क्या हो जाएगा, कणों की संख्या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, जिससे आपके जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो सारे की सारे बदल जाएंगे। तो नीचे यही बताया गया है, आप देखेंगे, देखिए। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए यहाँ बेशक ये कहा जा सकता है कि यदि बेंजीन में एथेनॉइक अम्ल के समस्त अणु संगुणित हो जाएं तो एथेनॉइक अम्ल का डेल्टा टीबी या टीएफ सामान्य मान से आधा होगा। इस डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का दुगना होगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जो लैब में मापोगे, जो आप कागज पर मापोगे, जो मापोगे वो क्या हो जाएगा आपके, मान लीजिए आपने कुछ भी मापा और उसका एक मान आया, उसके बाद जब आपने लैब में प्रयोग किया, तो उसका मान अलग आएगा। तो आप लोग चौंक जाएंगे कि जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कैलकुलेशंस वाला मान अलग आ रहा है और लैब वाला मान अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और इनके बीच का जो अंतर है ना, आप उसी को बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो देखिए ये रहा। और इसके लिए बॉन्टॉप ने क्या किया था, बॉन्टॉप ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक आई, जिसे बॉन्टॉप गुणांक कहते हैं, को क्या किया, उसको इजाद किया, प्रतिपादित किया, खोजा। इसका जो सूत्र होता है आप इसको याद कर लेंगे, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, या फिर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। परिकलित यानी कि कैलकुलेटेड, CALCULATED। प्रेक्षित का मतलब है जो अपन ने लैब में पाया, अपन ने जो पाया है लैब में, और कैलकुलेटेड जो अपन ने कागज पर किया है। या फिर आई होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल मोलों की संख्या, या फिर संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या। तो आप आई की इन चारों सूत्रों को, जो तीनों सूत्र आप उनको याद कर लेंगे। यहाँ पर एक और चीज कही गई है, आप याद रखेंगे कि संगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम, देखिए आप इसको याद रखेंगे ये वाली लाइन, कि संगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम, जबकि वियोजन में ये 1 से अधिक होता है। याद कर लेंगे, आप इसको याद कर लेंगे। और यहाँ से कुछ सूत्र आते हैं आपके, देखिए ब्लैक का वाष्प दाब में अपेक्षित अपनमन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सभी जगह आई लग जाता है, देखिए ये। तो आप इसको याद कर लेंगे। अब आई कैसे मापा जाता है, देखिए सारणी 2.4 में बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए आई के मान दिए गए हैं। KCl, NaCl और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए जैसे ही विलयन बहुत तनु होता है आई का मान 2 के नजदीक पहुंच जाता है, जबकि K2SO4 के लिए आई का मान 3 के नजदीक होता है। देखिए K2SO4 किस किस में टूटता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। K2SO4 ये टूटता है आपके 2K+ और साथ में SO4 -2 में, तो दो अणु तो ये हो गए, एक ये हो गया 3। तो K2SO4 के लिए आई का मान लगभग 3 हो जाता है, देखिए ये। मैग्नीशियम सल्फेट टूटता है आपके मैग्नीशियम प्लस में और SO4 माइनस में, तो कितने अणु हो गए, 2, तो ये हो जाएगा 2। KCl टूटता है आपके K+ में, Cl माइनस में, तो यहाँ भी 2 अणु, तो इसके लिए आई का मान 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमने कुछ सवाल हैं आपके आई के मान को निकालने वाले, आप, मुझे उम्मीद है आप इन सवालों को कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है विलयन नाम का जो हमारा चैप्टर था, द्रव विलयन, पूरा की पूरा हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार जो किताब है, थ्योरी है, उसको अपने लेवल पर पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके देखें। तो दोस्तों हमको कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस प्रकार के यदि और वीडियोज आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे हमें कमेंट करके बताइए आप कौन से टॉपिक की वीडियो पाना चाहते हैं, किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। कृपया उस टॉपिक को हमें कमेंट करके बताएं, हम हो सकेगा तो उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको जो हमारे वीडियो है उस चैनल के डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, वीडियो के नीचे भी दी गई है। दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आपने हमको इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।